मश्क करते हुए एक उम्र गुजर जाती है, तब कलम में कहीं औसाफ कलम आते हैं। दुनियाए अदब और उर्दू ड्रामे का ये आफताब 21 सितंबर सन 1951 को मुंबई में तुलू हुआ और आज पूरे आबोताब के साथ अदबी दुनिया पर जगमगा रहा है। लिखने वाले तो बहुत हैं, लेकिन बहुत से लोग वो नहीं लिखते जो अदब आलिया में अपनी शनाख्त बना ले और अदब का सरमाया कहलाए। बकौल आफ्ताब हसनैन 100 किताबें रद्दी के लिए छपे, इससे बेहतर है कि एक किताब लाइब्रेरी के लिए छपे। आफ्ताब हसनैन पिछले 50 बरसों से इंतहाई फ़ाल हैं और मुसलसल अछूते और सुलगते हुए मौज़ूआत पर कलम चला रहे हैं। 1 मई सन 1974 यौम महाराष्ट्र के मौके पर उस वक्त के गवर्नर आली जनाब अली यावर जंग ने उर्दू के एक कम सिन अदीब को मराठी अदब के हिमालयाई शख्सियतों जैसे विजय तेंदुलकर, वसंत कानेटकर, नामदेव ढसाल और वसंत सबनिस के साथ महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार से नवाजा था। सब हैरान थे और किसी ने पूछा भी कि ये कमसिन अदीब कौन है। उस वक्त तो बहुत कम लोग जानते थे कि ये कमसिन अदीब आफ्ताब हसनैन हैं और आज वो आफ्ताब हसनैन उर्दू अदब का एक जाना पहचाना नाम है जो अदबी दुनिया में मिसले आफ्ताब जगमगा रहा है। इनके 50 साला अदबी खिदमात और उर्दू, हिंदी, ड्रामा, थिएटर और अदब अतफ़ाल यानी बच्चों के लिटरेचर के फ़रोग़ में नुमायाँ कारकिर्दगी के लिए इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स की इनके पास एक लंबी फहरिस्त है। बाबा गुनाकर साहित्यिक सम्मान साल 2003 में, राइटर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन का साहित्य गौरव सम्मान साल 2010 में, रोज़नामा उर्दू टाइम्स अवार्ड साल 2014 में, आडिया का रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड साल 2015, साल 2017 में ज़ैनबिया ट्रस्ट के ज़ैनबिया अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया। इनसे पहले ये गिरां कद्र अवार्ड डॉक्टर गोपी चंद नारंग और डॉक्टर रफ़िया शबनम आबदी को मिला है। वोग थिएटर और भारतीय विद्या भवन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साल 2020 में, यौम उर्दू अवार्ड नई दिल्ली साल 2020 और 21 में गवर्नर महाराष्ट्र के हाथों इन्हें राजभवन में वागधारा नवरत्न अवार्ड से भी नवाजा गया। साल 2024 में रईस तमसील और हाल ही में अदा एजुकेशनल अवार्ड्स साल 2025 में। आफ्ताब हसनैन के ड्रामों के अलावा बच्चों के अदब में भी खासा काम इन्होंने किया है और बच्चों के लिए दर्जनों तबाज़ात कहानियाँ लिखी हैं। इनकी कहानियों के कई मजमूए शाये हो चुके हैं, जैसे कि कहानियाँ जानवरों की, एक घर कहानियों का, कहानी नगर और बच्चों के लिए इनकी 30 कहानियों का मजमुआ आफ्ताब हसनैन की 30 कहानियाँ वगैरह। और हाल ही में इनकी एक इंग्लिश ज़बान में बुक द एनिमल भी बहुत जल्द ही नाजरीन के सामने आने वाली है। ये न सिर्फ बच्चों के लिटरेचर में महारत रखते हैं, बल्कि इन्होंने जवान नस्लों की फ़िक्र और समाजी फ़िक्र में भी अपने अफकार ज़ाहिर किए हैं जा बजा। मसलन इनका सिगरेट नोशी से मुतालिक नहायत ही मशहूर शेर हमेशा ही मंजर आम पर दिखा है। सिगरेट नहीं जलती है जीवन की जोत, हर कश के बाद कुछ और करीब आ जाती है मौत। मशहूर मुहक्किक व नक़ाद मौलाना हसन अब्बास फितरत कहते हैं, जानवरों वाली कहानियाँ लिखने की एक मखसूस तकनीक होती है और आफ्ताब हसनैन को इस फ़न में महारत हासिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है चैनल विन की एक बेहद ही ख़ास पेशकश प्रोग्राम इल्म व अदब में, जहाँ पर आपने हमारे प्रोग्राम के शुरुआत में ही इंट्रोडक्शन से पहचान लिया होगा कि आज हमारे प्रोग्राम में कौन सी हस्ती हमारे सामने मौजूद है जिनसे हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। जी हाँ नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं उर्दू, हिंदी, इंग्लिश के लिटरेचर के राइटर, द ऑथर ऑफ द एरा, जनाब आफ्ताब हसनैन साहब। तो आइए सबसे पहले इनका इस्तकबाल करें, फिर अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है सर। शुक्रिया है आपका और विन चैनल का। जी सर, जैसे कि हमने जो है अपने नाजरीन से आपका एक छोटा सा, हम तो कहेंगे क्योंकि आपकी माशाल्लाह जो अचीवमेंट्स हैं
वो इतने कम मुख्तसर से वक्त में जो है बता पाना या शेयर कर पाना हमारे लिए ख़ुद भी काफ़ी मुश्किल रहा है। लेकिन अपने सवालों पर बढ़ने से पहले और नाजरीन को इस इल्म व अदब की दुनिया से रूबरू करवाने से पहले हम चाहते हैं कि आपके लिए 4 लाइनें और कह दें। ख्वाबों की तरह है न ख्यालों की तरह है, वो शख्स रियाजी के सवालों की तरह है, उलझा हुआ ऐसा कि कभी खुल न सका, सुलझा हुआ ऐसा कि मिसालों की तरह है। वाह कहूँ या माशाल्लाह कहूँ। एक Thank you बात so कहूँ much. शाइस्ता जी, जी देखिए मेरी और आपकी मुलाकात बस इस प्रोग्राम के ही सिलसिले में हुई है। जी मेरे ख्याल से बहुत ही मुख्तसर से मुलाकात रही है, जी और इतनी मुख्तसर से मुलाकात पे आपने जो ऑब्जर्व किया है मुझको, जी 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 इन 4 लाइनों में आपने उसकी बहुत सही अक्कासी की है, जी जी सर, जिसके लिए क्योंकि मैं जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक जी यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्योंकि सर ये जो हमारा ये प्रोग्राम है हमने ख़ास डिज़ाइन ही किया है, ख़ासकर हमारे नाजरीन में वो अफराद जो कि इल्म व अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अफराद जो कि लिटरेचर में अब भी, हम तो कहेंगे कि आज काफ़ी कम तादाद हो गई, लेकिन अब भी ऐसे अफराद हैं जो कि क्वालिटी ऑफ लिटरेचर पढ़ना जानते हैं, राइटर्स को जानते हैं। तो आई एम श्योर वो आपको तो ज़रूर जानते हैं। साथ ही हमारे नाजरीन में ऐसे बच्चे भी हैं जिनके लिए आपने ख़ुद जो है, आपका एक बड़ा अरसा रहा है उनके लिए किताबें लिखने का, कहानियाँ लिखने का, तो उनसे भी रूशनास करवाना हमारे लिए एक बड़ी सादत की बात है। तो सर सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि जैसा कि हमने कहा कि आप माशाल्लाह आपको महारत हासिल है हिंदी में भी, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी। तो बेसिकली हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी स्कूलिंग, आपकी तालीमात जो है वो किस लैंग्वेज में रही? देखिए, तालीम की बात आप जहाँ तक करते हैं तो मेरी जो एजुकेशन है जी वो इंग्लिश मीडियम स्कूल से हुई है। अच्छा इंपीरियल हाई स्कूल नाम था स्कूल का। मैं माशाल्लाह। इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा, तो आप इंग्लिश मीडियम से होते हुए सर फिर किस तरीके से आपको उर्दू में भी और हिंदी में भी उबूरियत हासिल हो गई, ये कैसे हुआ? इसके पीछे का क्या राज है? देखिए, ये जो सवाल आप कर रही हैं ये जी फितरी है। ये हर किसी के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि मैं बिल्कुल इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा उर्दू में इतना कामयाब राइटर कैसे बना। जी। और ख़ासकर बात करें आजकल तो हमारे पेरेंट्स भी जो होते हैं वो इंग्लिश मीडियम में तो डाल देते हैं, लेकिन बेहद अफसोस की बात है उर्दू से आशनाई नहीं करवा पाते हैं। आपके साथ ये कैसे हो गया? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को किसी भी मीडियम में पढ़ाइए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए, गुजराती मीडियम में पढ़ाइए, मराठी मीडियम पे पढ़ाइए, लेकिन ऐसा कुछ कीजिए कि आपका बच्चा जी उर्दू से नाबल्द ना रहे। जी जी तो वही मेरे साथ पे कुछ हुआ। अच्छा देखिए शाइस्ता जी, लिखने का शौक मुझको बचपन से रहा है। ओके 4th-5th स्टैंडर्ड्स में जब मैं था, जब से मैंने लिखना शुरू किया। अच्छा, इतनी कम सीनी से? जी हाँ। तो जब मेरे वालिद साहब को पता चला, वालिद साहब का नाम सैयद अली हसनैन है, जी जब उनको पता चला कि मुझको लिखने का शौक है तो वो बहुत खुश हुए। अच्छा खुश क्यों, वो बताता हूँ कि वो दौर ऐसा था कि आज से मैं कर रहा हूँ 50-60 साल पहले का दौर। जी उस वक्त एक अदीब होना मतलब बहुत बड़ी बात थी, जी और बहुत ही इज्जत का मुकाम होता था उन वालिदैन के लिए जिनका बच्चा अदीब होता था। जी जी तो जी वही कुछ हाल मेरे वालिद के साथ भी हुआ। जी वो जी बहुत खुश हुए, जी और उन्होंने मुझसे कहा कि मतलब उन्होंने एक उम्मीद बांध ली कि मेरा बच्चा एक बड़ा अदीब बने और अदबी दुनिया में मिसले आफ्ताब जगमगाए। वाह। इसलिए तो उन्होंने मुझसे 4 लाइनें कही। जी देखिए, वालिद साहब शायर नहीं थे, जी लेकिन अदबी ज़ौक़ रखते थे। जी तो उन्होंने मुझसे बुलाकर 4 लाइनें कही जी कि नाम अगर है आफ्ताब तुम्हारा, जी नाम अगर है आफ्ताब तुम्हारा, काम भी कुछ हो आफ्ताब की तरह, वाह। ताकि ज़माना कह ना सके ये आफ्ताब आफ्ताब बराए नाम। ताकि ज़माना ये ना कह सके कि सिर्फ आफ़ताब जो है वो नाम के ही हैं, नाम बल्कि के लिए जो है वो वाक़ईन आफ़ताब हैं। आप और आपकी माशाल्लाह स्किल्स ऐसी हैं जो कि वो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी जो है लोग देखेंगे जगमगाते हुए। जी, तो सर हमें पता है कि आप जो हैं न सिर्फ बुक्स के जो हैं राइटर हैं, बल्कि साथ ही साथ आप ड्रामे भी लिखते हैं, और आपने कई सारे ड्रामे जो हैं इस समाज को झिंझोड़ देने वाले जो ड्रामे होते हैं हम कह सकते हैं कि वो भी लिखा है, जिसमें से एक आध का नाम लेती चलूँ मैं।
आराम बाग और अल्लाहुम्मा लब्बैक जैसे ड्रामों की अगर हम बात करें, तो जब आप ड्रामे लिखते हैं तो उस वक्त क्या नीयत होती है, क्या फोकस होता है उन्हें लिखते वक्त? देखिए, एक बात मैं आपसे क्लियरली कह दूं कि जी। मैं पहले बच्चों का अदीब हूँ अच्छा। और उसके बाद ड्रामा निगार। जी। बच्चों का अदब लिखना मैंने पहले शुरू किया, बल्कि बच्चों का अदब लिख लिख कर मैं अदीब बना। अच्छा। ड्रामे तो मैंने बहुत बाद में लिखना शुरू किया। जी। अच्छा, ज़हनी तौर पर समझिए मुझ में बेबाकी समाई हुई है, हम्म। और एक ड्रामा निगार में बेबाकी होना बहुत ज़रूरी है। जी जी जहाँ जी तक आपने ड्रामों की बात की है, जैसे यहाँ अमीना बिकती का है, आपने जिक्र किया है, जी। तो वो बहुत ही बोल्ड ड्रामा है। अच्छा। बहुत कम लोगों में इतनी हिम्मत होती है कि ऐसा बोल्ड ड्रामा लिखे। और साथ ही मैं एक ड्रामा का और जिक्र करूँगा, अल्लाहुम्मा लब्बैक। जी। ये जो हम में जो ये मुसलमानों में मसलकी तनाज़ा जो है, मसलकी झगड़ा जो है, जी। उस झगड़े पर ही ये ड्रामा लिखा हुआ है, अच्छा। अल्लाहुम्मा लब्बैक। अच्छा। अच्छा। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना बोल्ड ड्रामा है। जी जी समझे? जी। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि देखिए, मैं ड्रामा निगार हूँ, अच्छा। कोई सर्कस का जोकर नहीं हूँ जी। जो ऑडियंस को से तालियां बटोरता है और फिर आराम की नींद जाकर सो जाता है। जी। मैं ड्रामा निगार हूँ, और ड्रामा निगार वो होता है जो ऑडियंस की नींद हराम करता है, उसके बेदार कर देता है। बेदार करता है, जी। उसके जहन को झंझोड़ता है, जी। और उसको जीने की एक सही राह दिखाता है, एक सही दिशा दिखाता है। जी। और इसीलिए वही ड्रामा निगार कामयाब है जो अपने नाजरीन को, अपने ऑडियंस को एक सही सिंक में लेकर जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इतना भी बताते चलें कि क्या ड्रामा लिखना आसान है या हर कोई लिख सकता है ड्रामा? देखिए, ड्रामा लिखना आसान तो नहीं है, क्योंकि ड्रामा लिखने से पहले आपको स्टेज की पूरी उसकी टेक्निकलिटीज़, उसके रमूज का पूरा आपको ज्ञान होना है, आपको सिर्फ डायलॉग बाजी नहीं है इसमें। उसका नॉलेज होना ज़रूरी है, तो ही आप एक अच्छे ड्रामा निगार बन सकते हैं। अच्छा। और क्योंकि देखिए, ड्रामा जब आप लिखते हैं ना, तो आपकी नाजरीन आपके सामने होती है, और उनकी स्टेज पर आपका लिखा हुआ मंजरनामा चलते रहता है। तो आपको आपकी नाजरीन को पकड़ कर लिखना है, जी। होल्ड करके लिखना है, ताकि आपका ड्रामा वो कर्टन खुलने से लेकर कर्टन बंद होने तक बैठकर बड़े तहम्मुल के साथ देखें, यानी कि बीच में उगता जाए और फिर आपके ड्रामे को हुट करना शुरू कर। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ड्रामा निगार जी। और आज के इस दौर में अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं बुक्स की, लिटरेचर की, ड्रामों की, जो कि हमारे समाज से जो है इन तमाम चीज़ों का कल्चर काफ़ी कम होता जा रहा है। इनकी जगह आज सोशल मीडिया ने ले ली है, इनकी जगह आज जो है मूवीज़, फिल्मों ने ले ली है, और दीगर तरीक़े के जो है ये तमाम चीज़ें जो हैं, हम कह सकते हैं आज से कुछ 20-25 साल पहले ये तमाम चीज़ें हुआ करती थी, अब इनका धीरे धीरे जो है ख़ात्मा होते जा रहा है। तो ऐसे में एक ड्रामा निगार होने में आपको कैसा फ़ील होता है? क्या ज़िम्मेदारी आपकी बढ़ गई है? देखिए, ड्रामा निगार की जिम्मेदारी तो हमेशा रहती है, और हर दौर के साथ ड्रामे को भी चेंज होना चाहिए, वे ऑफ राइटिंग को चेंज होना चाहिए। जैसे मॉडर्न दौर में एक मॉडर्न ढंग से ड्रामा पेश किया जाता है, तो उसकी नॉलेज भी ड्रामा निगार को होना बहुत ज़रूरी है। जी। तो उस हिसाब से ही अगर वो अपने ड्रामे को भी मोल्ड करते रहता है, उस हिसाब से लिखते रहता है, तो वो एक कामयाब ड्रामा निगार है। जी जी। सर आपसे एक बहुत ही निजी सवाल, बहुत पर्सनल सवाल पूछना चाहेंगे पूछिए। कि आपने लिखना क्यों शुरू किया? आप मुसन्निफ या आप राइटर क्यों बने? मैं मुसन्निफ या राइटर क्यों बना? जी। देखिए, इस सवाल का जवाब देना तो शायद मुश्किल है, या मुश्किल नहीं भी है। जी। बचपन से मुझको पढ़ने का शौक रहा है। अच्छा। पढ़ने का शौक मतलब बच्चों की कहानियाँ पढ़ने का शौक। जी। मैं ये उस दौर की बात कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ, आज से करीब 50-60 साल पहले की, जब भिंडी बाजार पे जी फुटपाथ के ऊपर अदबी किताबें बिका करती थी। जी। मतलब अदब पढ़ने का लोगों को इतना शौक था कि वो भिंडी बाजार के फुटपाथ पर घूम घूम कर जो बैठे रहते थे किताब बेचने वाले, उनसे अदबी किताबें खरीदते थे। जी। तो मैं भी अपनी पॉकेट मनी बचाकर उसी फुटपाथ से बच्चों की किताबें ढूंढता था। अच्छा। और उस ज़माने में बच्चों की किताब मिलती थी
16 पैसे और 1 आने में। अच्छा। वो आने पैसे का जमाना था। जी जी तो जी 16 पैसे में बच्चों की किताब मिलती थी। जी। मैं ढूंढ ढूंढ के उन किताबों को खरीदता था। यहीं से इंस्पिरेशन मिली आपको? हाँ, सुनिए ना। जी। तो जब मैं उन कहानियों को मैंने पढ़ना शुरू किया, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। चलिए, मेरा अपना ही कॉल है। जैसे बिगनिंग में शायद आपने मेरा एक कॉल वो किया कि 100 किताबें रद्दी के लिए छपे, जी। उससे बेहतर है कि एक किताब लाइब्रेरी लाइब्रेरी के के लिए लिए। छपे। जी जी अब मेरा एक कॉल और सुन लीजिए जो बहुत पॉपुलर है, जी। कि एक अच्छा अदीब एक अच्छी किताब लिखता है और एक अच्छी किताब कई अच्छे अदीब पैदा करती है। वाह। बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ कि बच्चों की कहानियां पढ़ते पढ़ते मुझको ऐसा लगा कि जी। अगर लोग लिख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लिख सकता। जी बेशक। और फिर मैंने कलम थाम ली और लिखना शुरू किया। चलिए, बहरहाल शुरू में इतना मश्क नहीं था, मैं लिखना नहीं पाता था, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ उस दौर के पब्लिशर्स का, जी जिन्होंने, मैं बच्चा ही था उस वक्त जिस वक्त मैं लिख रहा था। जी। तो उस वक्त एक न्यू सिल्वर बुक एजेंसी हुआ करती थी। काफी मशहूर पब्लिशर्स थे जो बच्चों की किताबें छापते थे। मैंने पहली कहानी लिखकर मैं उनके पास पहुंच गया। शायद मैंने आपको दी भी है वो किताब, बेवकूफ़ी का अंजाम और मिस्टर अफिंची वगैरह। जी 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 तो जी। न्यू सिल्वर बुक एजेंसी ने मेरी पहली किताब 1971 में छापी। वाह। और उसके फौरन बाद ही पैधुनी जगह है एक यहाँ बम्बई में, पैधुनी पे ही एक मुजफ्फरी कुतुब खाना हुआ करती थी। अच्छा। उन्होंने मेरी दूसरी किताब मिस्टर अफिंची जस्ट 2 महीने बाद ही छाप दी। ओहो। तो ऐसा लगा कि भाई एक किताब आपकी छप गई है, मतलब आप एस्टेब्लिश राइटर हो गए। और उस वक्त आपकी क्या एज रही होगी? समझिए, अराउंड 17, 18, 19 साल का अच्छा। था। और उस वक्त ही जो है आपकी बुक मार्केट में आ गई आ थी। गई। माशाल्लाह। देखिए, मैं लिख रहा हूँ सन 1965 में मैंने पहला ड्रामा स्कूल में रखा। बहुत ही छोटा था, 65 में, आप सोच सकते हैं। जी जी 13-14 साल की उम्र थी जी। और उसको स्कूल में स्टेज भी किया गया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बल्कि ये हौसला अफजाई थी जी। मेरे। और टीचर्स तो हमेशा बच्चों के हौसला अफजाई करते ही। तो मेरे स्कूल ने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत होती थी। इंपीरियल पारसी मैनेजमेंट था। अच्छा। समझे। और पारसी लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर बहुत ध्यान देते थे, क्योंकि उनको पता था कि इन्हीं एक्टिविटीज़ से हम बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। जी। और वही वजह है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता आज जो इस मुकाम पर हूँ, तो ये मेरे स्कूल की देन है। जी जी माशाल्लाह। देखिए, शुरू में दौर ऐसा था, बच्चों की कहानियों का आप बात कर रहे हैं जी जी। तो वो दौर ऐसा था कि जिन, भूत, परी, शहजादे, जादू की कहानियां, ये सब का दौर, फेरी टेल्स वगैरह। फेरी टेल्स अच्छा। वगैरह, ये सब था। लेकिन रफ्ता रफ्ता जब मुझको कुछ शऊर आता गया लिखने का और कुछ समझ आती गई, तो मुझको ऐसा लगा कि नहीं आफ्ताब, ये जिन, भूत, परी, शहजादों और राजा महाराजाओं की कहानी लिखकर कोई मतलब नहीं निकलता, बच्चों को इनसे कोई फायदा नहीं पहुंचने जी वाला है। जी जी। ये तो ऐसा है कि जैसे फैंटेसी लिखना, समझिए ऐसा है कि बगैर असलहे के जी बच्चों को मैदान जंग में झोंक देना है। एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार करना जो कि वजूद में ही नहीं है। हाँ, तो बस उस वक्त मेरे जहन में आया कि नहीं, अब मुझको तर्ज तहरीर चेंज करना पड़ेगी। मेरे को बच्चों के लिए भी एक नया अदब खल्क करके उनको देना है। बस ये ख्याल आते ही एक शेर आ गया जहन में। देखिए, बात करते करते वो शेर ने मेरी लिखने की तर्ज तहरीर को बदलने में भी बहुत मदद की है। जी बिल्कुल बिल्कुल। शेर है, मेरे जहन के किसी कोने में, मेरे जहन के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। ओह, काफी गहरा है ये। जी। और मैं इन मासूम बच्चों के दिलों में जो ये डर समाया हुआ है, मैं इस डर को निकाल फेंकना चाहता था। इसलिए मैंने अपना लिखने का स्टाइल, लिखने के जो मवाद था, लिखने का जो सब्जेक्ट था, उसको चेंज किया। और फिर मैंने ये किया कि मैंने अपनी कहानियाँ वो कहानियाँ लिखने की शुरू की जो हकीकत से करीब थी। जी जी जी। और जिनका इन्हिसार रोज़मर्रा की ज़िंदगी के वाक़यात और तजुर्बात पर होता था, जी, ताकि सदे बलूग़ तक पहुँचने तक जी। इन बच्चों में इतना शऊर आ जाए और इतनी हिम्मत आ जाए
कि वो इस करप्ट और बेरहम दुनिया का मुकाबला कर सके। ये उस वक्त मेरे जहन में आया था कि दुनिया बहुत करप्ट है, बहुत बेरहम है। ये बच्चे अगर इसी तरह से गए इस दुनिया में तो शायद ये दुनिया इन बच्चों को जीने नहीं देगी। दैट्स रियली वंडरफुल सर। इसी के साथ जैसे आप बता रहे हैं कि बच्चों के लिए आप कहानियाँ लिखते थे और जो है फिक्शन वाली कहानियाँ नहीं लिखते थे, कुछ आपकी कहानियों में मौजू होते हैं, मॉरल्स होते हैं, इंस्पिरेशन चीज़ें होती हैं। तो अभी आपकी लेटेस्ट बुक जो आ रही है द एनिमल के बारे में हम अगर बात करें, ये इंग्लिश में बुक है? जी, द एनिमल्स जो है वो मेरी पहली किताब आ रही है इंग्लिश में। अच्छा। हाँ जी, तो इसमें एनिमल्स यानी जानवर हैं इसके अंदर, तो ये क्या फिक्शन वाली नहीं है? जानवरों से किस तरीके से आप जो है हकीकत में बच्चों को लाएंगे? देखिए, कहानियाँ जो है वो सिर्फ तफरीह के लिए नहीं होती जी। ये मेरा मानना और मेरा सोचना है कि बच्चों की कहानियाँ, मोस्टली जो बच्चों की कहानियाँ हैं, ये सिर्फ तफरीह के लिए नहीं कि आपने पढ़ा और आप कहानी भूल गए जी, तो फिर आपका कहानी लिखकर कुछ फायदा नहीं है जी। ये एक तालीमी वो होना चाहिए। और हकीकत पूछिए तो कहानियाँ जो है वो तालीमी निज़ाम ही है जी, जो बच्चों की पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट करे। तो द एनिमल्स जो है एक्चुअली उस पर 13 कहानियाँ, पूरा यकीन है कि मेरी इस किताब द एनिमल्स की 13 कहानियाँ धूम मचाएंगी बच्चों के अंदर। अच्छा। क्योंकि हर कहानी अपने आप में एक अलग तर्ज की है, एक डिफरेंट स्टोरीज है जी। और हर कहानी का कैरेक्टर जो है, मेन कैरेक्टर जो है वो एक जानवर है। अच्छा। सच है। 13 कहानियों में आपको 13 जानवर मिलेंगे, 13 जानवरों के कैरेक्टर मिलेंगे। और जानवरों के कैरेक्टर देखिए ऐसे ना जिससे बच्चे बहुत जल्द अपने आप को रिलेट करते हैं, मानूस हो जाते हैं। शेर को देखते हैं अगर तो शेर तो बच्चे देखिए, आपने देखा अगर छोटे बच्चे को आप गोद में लेकर रास्ते पर चलिए और अगर एक बिल्ली नजर आ गई तो आप खुद भी नजर आ जाती है, बच्चे को बताती है कि देखो देखो कैट कैट डॉग डॉग। तो बच्चा कैट और डॉग को देखकर बहुत खुश होता है। जी जी। तो वही मेरे भी जहन में था कि बच्चों के कैरेक्टर्स को लेकर अगर मैं बच्चों को एक अच्छी बात और एक अच्छी, देखिए हमारा सब्जेक्ट भी है इल्म और अदब। जी बिल्कुल। तो अगर मैं उनको एक तालीमी वो मैसेज दूं बच्चों को जानवरों के कैरेक्टर को लेकर तो शायद बच्चे बहुत जल्दी उससे रिलेट करेंगे। जी, अट्रैक्ट भी होंगे क्योंकि कैरेक्टर्स अलग हैं हमारे पास, अट्रैक्ट भी काफी होंगे। हाँ, हर कैरेक्टर में मतलब हर कहानी में एक मॉरल है। हाँ, ओके। मतलब एड में नहीं मिलेगा तो आपको कहानी पढ़ते वक्त भी बच्चों को, बच्चे समझ जाते कि उनको कैसी जिंदगी गुजारनी है और अच्छाई की तरफ जाना है, बुराई की तरफ नहीं जाना है। और अगर बुराई की तरफ गए तो अंजाम क्या होगा वो भी हर कहानी में बच्चे खुद समझ जाएंगे। इंग्लिश में है हालांकि, लेकिन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। अच्छा, सच है। इतनी ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में है कि हर बच्चा, मैंने दिमाग में ये रख के लिखा है बिटवीन 8 to 16 ईयर्स। ओके। समझे? तो 8 साल के बच्चों को जहन में रखकर मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड में उन कहानियों को लिखा है। जी। देखिए एक चीज और बता दूं, जी, कहानियां बच्चों के लिए है, लेकिन इससे मतलब इसका ये मतलब नहीं कि बड़ों को वो रिलेट नहीं करेंगे, बल्कि मेरे ख्याल से बच्चों से ज्यादा बड़े उससे महसूस होंगे। अच्छा। और बच्चों के ही लिए नहीं बल्कि जो एजुकेटर हैं, जैसे टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, हाँ, या स्टोरी टेलर्स है, ये उनको भी उन कहानियों से फायदा पहुंचेगा जी। और उन कहानियों को एक मैसेज के तौर पर वो बच्चों को सुनाकर वो मैसेज उनको सिखा सकते हैं। ओके ओके सर, यहाँ पर जो है मेरे जहन में एक बहुत ही अहम सवाल आ रहा है। और चूंकि आप जो है माशाल्लाह लिखने की दुनिया से ताल्लुक़ है, बुक्स वगैरह जो है पब्लिशिंग वगैरह से भी आपका जो है ताल्लुक़ है, आप मुझे ये बताएं कि कैसे आज के इस दौर में, जहाँ पर मैंने शुरुआत में ही कहा था कि बच्चे जो हैं आज टैब वाले हैं, मोबाइल वाले हैं और कंप्यूटर पे वक्त सर्फ करने वाले हैं और पढ़ने का रुझान तो हमारे समाज से काफ़ी कम होता चला जा रहा है, तो फिर एज ए राइटर, एज ए पब्लिशर आप लोग जो हैं किस तरीके से अपनी खोई हुई ऑडियंस को वापस ले आते हैं? देखिए, आपका ये कहना बिल्कुल सही है जी कि आजकल रीडिंग कल्चर बहुत कम हो गया है जी, और खास करके बच्चों में तो रीडिंग कल्चर जैसे खत्म होता जा रहा है। एकदम जी। आज तो ऑडियो बुक्स आ गई हैं, तो अब और भी दूसरा जो है खाली सुनने का काम हो रहा है, रीड तो हो नहीं रही हैं।
मैं देखता हूँ कि माँ बाप जो है, आपका बच्चा 2 साल का है, 3 साल का है और आपने उसके हाथ में मोबाइल थमा दिया है। जी समझे, बच्चा, आप बाजू में बैठे हैं, बच्चा मोबाइल से खेलते बैठा है, जी। तो ये कसूर किसका है इसमें? मैं कहूँगा वालिदैन का कसूर है, बिल्कुल माँ बाप का कसूर है। बिल्कुल। जो उन लोग ने मतलब एक बहुत जरिए तालीम था, बहुत अच्छा, जो किताबें थी जी। उससे आप बच्चों को दूर रख रहे हैं। हम्म। बच्चे देखिए, कहानियों की किताबें, जैसे मैं जी बच्चों की कहानियां मैं पढ़ता था, कहानियां पढ़ता था तो मैं अपनी टेक्स्ट बुक भी पढ़ता था, जी क्योंकि मुझको पता था कि पढ़ा कैसे जाता है और पढ़ने का क्या वो है। जी। आज के बच्चे, अगर आप बोलते हैं कि भाई टेक्स्ट बुक से भी दूर होते जा रहे हैं, तो क्यों दूर होते जा रहे हैं? क्योंकि आपने उनके हाथ में मोबाइल थमा दिया है। जबकि उस उम्र से अगर आप उनके हाथ में किताबें थमाते कि ये लो, ये किताब है, इसको पढ़ो, अच्छा। समझे। और आप कहते हैं कि राइटर्स क्या कर रहे हैं। जी तो देखिए, आज हम बच्चों को उसी वक्त बदल सकते हैं जब हम उनको कहानियों का ऐसा मवाद दें जिसपे उनको इंटरेस्ट पैदा हो। जैसे द एनिमल्स है, आप भी जब पढ़ेंगी ना तो आप कहेंगे कि ये कहानियाँ सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी है। और हर बच्चा जब रिलेट करेगा उस कहानी के साथ, तो मेरे ख्याल से वो मोबाइल छोड़कर किताब पढ़ना शुरू करेगा, कि शायद अगली जो किताब होगी कहानियों की वो इससे कुछ बेहतर होगी। जी जी जी। तो क्या इसमें इलिस्ट्रेशन, पिक्चराइजेशन या स्केचेस वगैरह का जो है बहुत क्वालिटी हाई कर दी जा रही है, या किस तरीके से अब देखिए, बदलाव आया है? दूसरी किताबों का जिक्र करने के बजाय अगर मैं मेरी किताब द जी एनिमल्स का बिल्कुल जिक्र करूं बिल्कुल। तो आपको बताऊं, तो एनिमल्स की हर कहानी के अंदर इलस्ट्रेशंस है। अच्छा। मतलब बिगिनिंग का इलस्ट्रेशंस भी है, क्लाइमेक्स का इलस्ट्रेशन भी आपको मिलेगा, ओके। और बीच बीच में भी इलस्ट्रेशंस मिलेगा। और जो ये द एनिमल्स किताब जो है, ये मल्टी कलर में आ रही है। ओके समझे। जी। अच्छा, इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि हमें बच्चों को अट्रैक्ट करना है। जी बच्चे उसी वक्त अट्रैक्ट होते हैं जब किताब के अंदर उनको इलस्ट्रेशंस भी मिलेगा। जी तो ब्लैक एंड वाइट इलस्ट्रेशन के बजाय अगर कलर में इलस्ट्रेशंस है तो वो उनको और ज़्यादा पसंद आता है और वो और उसकी तरफ खींचते हैं। जी जी इसीलिए द एनिमल्स में भी मैंने इसलिए इलस्ट्रेशंस रखा है। और जी इलस्ट्रेशंस काम करता है कि जो राइटर बोल रहा है, जी। इलस्ट्रेशंस उसको पिक्चर की जगह इलस्ट्रेशंस राइटर के कहे को समझाते हैं। हो सकता है बहुत बहुत सी स्टोरी चीजें, बोर्ड की तरह होते हैं ये? हाँ, बहुत से बच्चे हो सकता है कि राइटर के कहे को नहीं समझ सके, तो वो इलस्ट्रेशन के जरिए समझ जाते हैं कि अच्छा, ये कहानी में ये कहा जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई एक कहानी जिसे लिखते वक्त जो है आपको फील हुआ हो कि ये सबसे मेरे दिल के करीब है, या इसके अंदर जो है मेरा कुछ हिस्सा है, ऐसी कोई कहानी इसमें देखने को मिलेगी? एक माँ के 13 बच्चे हैं। अच्छा। सोचे, आप माँ से पूछ सकते हैं कि कौन सा बच्चा आपको सबसे ज्यादा प्यारा है? जी नहीं पूछ सकती ना, जी। क्योंकि माँ के लिए 13 के 13 बच्चे सब खास है। हाँ, सबके लिए उसके दिलों में वही प्यार है। जी और आपको एक बात बताऊं, अगर एक राइटर ये सोच ले कि वो जो लिख रहा है वो अच्छा नहीं है, जी तो वो उस राइटर का कलम ही नहीं चलेगा, फिर वो आगे नहीं लिख सकता है। जी जी। सर, आपने किताबों के बारे में बता दिया, हमने आपके थोड़े जो है ओल्ड डेज के बारे में बात कर ली, लेकिन साथ ही अब अगर हम प्रेजेंट डेज की बात करें तो आपने खुद देखा होगा कि आज का ज़माना जो है कितना कॉम्पिटिटिव है। यहाँ पर अदब और इल्म वाले अफराद अक्सर हमने देखा है कि इस फील्ड में दुनिया में मशहूर होने के लिए जो है कहीं ना कहीं रिलीजन से जो है थोड़े से हट जाते हैं, या अपने आप को जो है उससे कटा कटा सा अपने आप को जो है प्रेजेंट करते हैं। तो आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, या आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे जो है किसी ख़ास फील्ड की तरफ जाना है तो मुझे आफताब हसनैन वाली जो मेरा वो है लक़ब है, उसको इमेज है, उसको थोड़ा मैं टेम डाउन कर लूँ, ऐसा कुछ? देखिए, वो दौर ख़त्म हो गया जब तरक्की पसंद राइटर्स हुआ करते थे, जिन्हें हम कहते हैं प्रोग्रेसिव राइटर्स, जी जिन्होंने इस पर बहुत जोर दिया कि मज़हब क्या, मज़हब कोई चीज़ नहीं है, ये नहीं है, मतलब हमको सेक्युलर रहना है, ये रहना है। ये सब लोग मुफाद परस्त लोग थे, जी। समझे। प्रॉफिट जो है, अपॉर्चुनिस्ट थे ये सब। अपॉर्चुनिस्ट, इनको यस। फेमस होना है दुनिया के अंदर, तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे। अगर एग्जाम्पल, अब मैं खुल के बात अगर करूं जी कि अगर मैं नमाज पढ़ूंगा
जी तो दूसरे कौम के लोग क्या सोचेंगे कि अरे ये तो बहुत कट्टर आदमी है, जी तो शायद मेरे साथ में बहुत ज्यादा घुल मिल नहीं सकेंगे। जी तो वो अपने आप को सेक्युलर जाहिर करते थे। जी मरकर सबको वहीं जाना है कब्रिस्तान के अंदर, जी समझे, जी लेकिन फिर भी जबरदस्ती अपने आप को सेक्युलर जाहिर करते हैं। जी मैं आपको एक बात करूं, जी अदब से मजहब को हम दूर नहीं कर सकते, और मजहब में भी अदब समाया हुआ है, वाह समझे, ये सुभान अल्लाह। हकीकत है। देखिए अदब क्या है, झूठ मत बोलो, सच्चाई की राह पर चलो, ईमानदारी से रहो, जी गीबत मत करो, ये सारी चीजें अदब हमको सिखाता है। जी तो अदब को ये सारी चीजें मिली कहाँ से? हम्म मजहब से मिली ना। हम्म मजहब ने ही हमें ये सारी बातें सिखाई, तो हमने अदब में उसको इस्तेमाल करना शुरू किया है। जैसे अगर मैंने बच्चों की कहानी में मैंने मॉरल दिया है कि भाई जी मेरा बच्चे, अगला सवाल यही होने वाला हाँ, था। कि जी झूठ मत बोलो जी या ईमानदारी से रहो, जी बेईमानी मत करो, जी तो ये सब मैंने मजहब से सीखा है ना। बिल्कुल तो मजहब से सीखा है तो मैं बच्चों को दे रहा हूँ वही जी बातें जो जी मैंने दूसरों से पाया है, वो आज मैं बच्चों को दे रहा हूँ। जी बिल्कुल तो हम मजहब से ये मत सोचिए कि हम मजहब से हटकर दुनिया में बहुत नाम कमा लेंगे। नाम कमा लेंगे, बल्कि मैंने देखा है कि वैसे लोग न दीन के रहे और न दुनिया के रहे। तो यानी हम जो है देख सकते हैं, नाज़रीन आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे सामने जीती जागती एक हस्ती, एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने दीन की जो तालीमात है उसको कोशिश की है कि दुनियावी तालीमात के साथ मर्ज करके एक बैलेंस, एक तवाज़ुन जो है वो बरकरार रहे, और साथ ही साथ आप जो हैं दुनिया में भी माशाल्लाह आफ्ताब रहें, और फिर आखिरत में भी जो है आपका नाम इसी तरह रोशन रहे। तो आपने जो है ये काफ़ी हद तक कोशिश की है। तो ऐसे राइटर्स जो हमारे आ रहे हैं या ऐसे मुसन्निफ़ जो हैं हमारे, जो इस तरीक़े का ख़्याल रखते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए आपको एक बात बताऊं, अच्छा राइटर कौन सा होता है? एक किताब है, अगर मैं एक किताब उठाता हूँ जी तो समझिए मैं ये नहीं देखता कि किताब की क्वालिटी नहीं देखता, जी या ये नहीं देखता कि उसमें क्या चीज़ है, कंटेंट कैसा है, ये सब मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता। जी बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि इस किताब का मुसन्निफ कितना अच्छा आदमी है। जी अगर मुसन्निफ अच्छा आदमी है तो उसका तर्ज तहरीर भी अच्छा होगा, बेशक। और वो एक अच्छा मैसेज, उसकी मेंटालिटी, उसका फोकस, ऑब्जर्वेशन जो है वो भी उतना क्लियर, फिल्टर्ड और नॉन कंट्रोवर्शियल हो सकता है। वो बहुत मैटर करता है कि राइटर किस जहनियत का आदमी है। राइटर जिस जहनियत का आदमी है उसी जहनियत का अदब वो लिखेगा, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, जो एक नासूर की तरह है। मैं आपको शाइस्ता जी, देखिए मैं आपसे एक बात और कहता जाए, ये मजहब की बात आपने निकाली है और आपसे डायरेक्ट आपने मेरे से ये सवाल किया था, तो क्या आप मजहब से दूर, मतलब जी, क्योंकि अक्सर लोग जो है इसी तरीके से रखते हैं। तो देखिए मैंने समाजी ड्रामे बहुत लिखे, और शायद हिंदुस्तान में मैं वाहिद ड्रामा निगार हूँ। मैं नहीं जानता, हो सकता मेरा इल्म नहीं होगा, लोग लिखते भी होंगे, क्योंकि जो ड्रामे मेरे पॉपुलर हुए जिस हिसाब से, तो मैं समाजी ड्रामों के साथ साथ मैंने मजहबी ड्रामे भी बहुत सारे लिखे। अच्छा। जैसे अल्लाहुम्मा लब्बैक जी, जिसके बारे में हम कह रहे थे। जी। फिर आराम बाग है। जी, आराम बाग देखिए आराम बाग जो है ना, आराम बाग के बारे में मैं आपको बताऊं, ये टोटल मजहबी ड्रामा है। इस ड्रामे की अगर शॉर्ट में मैं आपको एक थीम बताऊं कि हमारे कैरेक्टर्स जो है, उसके अंदर 6 कैरेक्टर्स है आराम बाग में। जी। 6 के 6 मरने के बाद आलम बरज़ख में पहुंच गए, समझे। अब कोई भी उनमें से जहन्नुम में जाना नहीं चाहता है जी, हर कोई जन्नत में जाना चाहता है जी। तो अब राइटर ने वहाँ एक सवाल खड़ा किया है कि ठीक है भाई, अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो क्या आप वो सारे आमाल दुनिया से करके यहाँ पर आए हैं जो आपके लिए जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा। तो कैरेक्टर्स को ये एहसास होता है कि नहीं, हमने तो बहुत कुछ नहीं किया है, तो फिर वो चीख चीख कर अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि हमें लौटा दे, फिर से दुनिया में लौटा दे, ताकि हम अच्छे काम करें। तो राइटर कहता है कि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और उसी जिंदगी में आपको सब कुछ करके दूसरी दुनिया की तरफ जाना है। तो ये हमारी थी। उसका एक आपको एक डायलॉग सुनाता हूँ, इसका मुझको वो डायलॉग बहुत पसंद है और इस डायलॉग पर तालियां भी बहुत बजती हैं। अच्छा।
तो ये डायलॉग मैं आपको सिर्फ इसलिए सुना रहा हूँ कि उसकी मजहबी नौइयत आप समझ जाएंगे कि आराम बाग की मजहबी नौइयत क्या है। जी। डायलॉग कुछ ऐसा है कि नमाज से मत कहिए कि काम है, नमाज से मत कहिए कि काम है, काम से कहिए कि वक्त नमाज है। सुभान अल्लाह, समझे? सुभान तो अल्लाह। समझ लीजिए कि टोटल थीम इसकी ऐसे ही मजहबी थीम है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं जी। कि इस पे बहुत से कौल हैं। अच्छा। उन कौल के ज़रिए, उन अक़वाल के ज़रिए मैंने ऑडियंस को एक पैगाम देने की कोशिश की है, एक मैसेज देने की कोशिश की है, उन्हें राह रास्त पर लाने की कोशिश की है। और वो अक़वाल जो है तो ज़्यादातर अक़वाल नहजुल बलागा के हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। नहजुल बलागा को मैंने कोट तो नहीं किया है, लेकिन नहजुल बलागा के अक़वाल का मैंने उस ड्रामे में इस्तेमाल किया है। बल्कि आप कह दीजिए कि उसका जो क्लाइमैक्स है वो टोटल नहजुल बलागा पे डिपेंड करता है, जो एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज ऑडियंस को देता है कि आप राह रास्त पर चलिए और उसके बाद आप आलम बरज़ख में आइए तो आप सिरात मुस्तकीम पर चलेंगे और जन्नत का दरवाज़ा भी आपके लिए खुलेगा। जी जी, सुभान अल्लाह। बहुत ही उम्दा, बहुत ही बड़ी बात आपने कही। आखिर में एक बार फिर से द एनिमल के बारे में बात कर लेते हैं और हमें बता दीजिए, हमारे नाज़रीन को बता दीजिए ये बुक जो है कहाँ अवेलेबल होगी, किस तारीख से आ रही है और इसे जो है नाज़रीन को क्यों पढ़ना चाहिए? देखिए, पहला सवाल तो मैं आपका इसका जवाब देता हूँ, बाकी जो आपने पहले सवालात किए उनका जवाब मैं बाद में दूंगा। अच्छा। कि नाज़रीन को क्यों पढ़ना चाहिए। जी। नाज़रीन को ही नहीं, हर बच्चे को ये किताब पढ़ना चाहिए, हर वालिदैन को ये किताब पढ़ना चाहिए और हर उन लोगों को पढ़ना चाहिए जिनका ताल्लुक़ तालीम से है। देखिए, हमारा ये प्रोग्राम भी कह लें इल्म अदब से है। हाँ, इल्म जिनका ताल्लुक़ इल्म अदब से है। जी। हाँ, तो अगर वालिदैन पढ़ेंगे तो उनके इल्म में इजाफा होगा, उनके इल्म में इजाफा होगा तो वो अपने बच्चों के इल्म में इजाफा करेंगे। बेशक। अगर असातिज़ा पढ़ेंगे तो उनके भी इल्म में इजाफा होगा। तो मैं चाहता हूँ इस तरह जी पास ऑन होता रहे, पास ऑन होते रहे और बच्चों तक ये बात पहुँचे। इसलिए उनको पढ़ना चाहिए क्योंकि हर कहानी में एक मॉरल है, हर कहानी एक सबक देती है, सिर्फ बच्चों को ही नहीं देती है, बड़ों को भी देती है। अच्छा, जहाँ तक मिलने का सवाल है तो इंशाल्लाह ये किताब नेक्स्ट वीक के अंदर आ जाएगी, पब्लिश हो जाएगी। चंद वजूहात थे, शायद मेरी वजह से ही किताब किसी वजह से डिले होती गई ये कहती, क्योंकि मैं चाह रहा था कि उस पर एक वर्ड की, एक कॉमा की और एक फुल स्टॉप की भी मिस्टेक नहीं हो जी। तो मैं बार बार किताब को एडिट कराता रहा। कल कंप्लीटली एडिट होके मैंने पब्लिशर को परमिशन दी है, यस यू कैन गो ऑन विद प्रिंटिंग। तो नेक्स्ट वीक तो हम कहें जून के आखिरी हफ्तों तक या जुलाई के पहले हफ्ते तक वगैरह, ऐसे कोई टाइम डेट आ जाएगी। यू कैन से बाय नेक्स्ट वीक आई एम एक्सपेक्टिंग बाय नेक्स्ट वीक इट विल कम इन द मार्केट। कि किताब जो है वो अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट और किंडल पर अवेलेबल होगी। जिसका लिंक इंशाल्लाह मिल जाएगा और जो पढ़ना चाहते हैं, जो रीडर्स हैं, वो कहीं ना कहीं से लिंक निकाल भी लेंगे। नेटल्स पब्लिकेशन इसको पब्लिश कर रहा है, तो अगर आप सर्च भी करेंगे नेटल्स तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और मैं खुद भी कोशिश करूंगा कि हमारी कम्युनिटी में या हमारे लोगों में इसका लिंक पहुंच जाए। अगर हम सब चाहते हैं कि अदब पनपता रहे, अदब आगे बढ़ता रहे, तो अदब उसी वक्त आगे बढ़ता रहेगा जब आप किताबें खरीद कर पढ़ेंगे। आप किताबें खरीद कर पढ़ेंगे तो पब्लिशर्स किताब छापते रहेंगे, पब्लिशर किताब छापेंगे तो राइटर लिखेगा, राइटर लिखता रहेगा, पब्लिशर छापता रहेगा और आप किताबें खरीद कर पढ़ते रहेंगे तो हमारा अदब आगे बढ़ेगा। तो मेरा यही आज के इस प्रोग्राम से यही बहुत अहम मैसेज है कि बराए करम प्लीज़ 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 किताबें खरीद कर पढ़िए और अदब को फ़रोग़ दीजिए, ख़ास करके बच्चों के अदब को फ़रोग़ दीजिए ताकि आपके बच्चे एक अच्छे इंसान और एक अच्छे शहरी बन सके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा, थैंक यू वेरी मच शाइस्ता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और विन चैनल, उसके तमाम अरकान का, उनके तमाम कर्ता धर्ता का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
ख़ास करके मैं इमरान रसूल साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया या विन चैनल पर आकर अपनी बात कहने का और बच्चों तक एक पैगाम पहुँचाने का। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और विन चैनल की नाजरीन का भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी इस बातचीत को बहुत बर्दाश्त करके सुना, अगर मैं कहूँ तो। देखिए, राइटर हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत जी जी मज़ाहिया बातें भी मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुक्रिया बहुत बहुत, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने आज हमारे प्रोग्राम इल्म अदब में जो है इल्म अदब की दुनिया से आप रूशनास हुए, हमने शनाख्त करवाने की कोशिश की और हमने अपने इस प्रोग्राम में एक ऐसी जानी मानी हस्ती को यहाँ पर मदऊ किया था जो कि इल्म अदब में 1 या 2 साल का नहीं बल्कि आधी सदी का जो है अपना हिस्सा रखते हैं। एंड उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये गुफ्तगू, हमारी ये बातचीत ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।